आज हम व्याकरण का वाक्य शुद्धि है उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वाक्य शुद्धि के लिए हमें किस प्रकार से कौन कौन से व्याकरणिक टॉपिक है उसका ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि वाक्य शुद्ध कब होता है, जब हमें कारक का ज्ञान हो। सबसे पहले कारक का ज्ञान हो, तो पिछले वीडियो में हमें चर्चा कर चुकी हैं। उसके बाद में हमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण और विशेष तौर से क्रिया का, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसका भी हमने अध्ययन कर लिया है पहले। उसके बाद में हमारा तीसरा इसमें टॉपिक वचन कितने होते हैं, किस प्रकार से वचन का प्रयोग होता है। चौथा हमारा लिंग विशेष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। इससे संबंधित जो ज्ञान है हमें थोड़ा होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं कि वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। और पांचवा टॉपिक है वो हमारा क्या है, व्याकरणिक नियम का पता होना चाहिए। व्याकरणिक नियम है उसका पता होना चाहिए। व्याकरणिक नियम मतलब पहले क्या करता है, कारण क्रिया कौन सी आएगी उसके अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। तो आज का हम टॉपिक है वो लेते हैं कौन सा, वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण का मतलब होता है अर्थ की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। मात्रा कौन सी लगनी चाहिए, जैसे अपने मात्रा का जो प्रयोग करते हैं तो कई बार मात्रा विशेष है वो क्या है छोटी या बड़ी लगा देते हैं, तो वहां भी ध्यान रखना होता है, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक देखा जैसे कुल शब्द का प्रयोग करते हैं और एक कुल शब्द का प्रयोग करते हैं, या तो कुल का नाशक है या कुल का नाशक है, दोनों का फर्क अलग अलग हो जाएगा, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस कारण से शब्द विशेषण लिखने से पहले हम क्या करते हैं उस पर विशेष तौर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं लिंग विशेष की। वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पदों का लिंग निर्धारण कर्ता व क्रिया के अनुसार, कर्ता व क्रिया के अनुसार होता है। दूसरा वचन कर्ता के अनुसार क्रिया के वचन का निर्धारण होता है, वचन का निर्धारण होता है। देखिए वचन का निर्धारण वो कर्ता के अनुसार होता है। अब हमारे लिंग विशेष में चर्चा करें तो एक तो होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग, और एक उभयलिंग के बारे में बताते हैं। उभयलिंग क्या होता है कि दोनों विशेष में प्रयोग कर सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग, लेकिन उसके क्या है कि अधिकतर इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है पुल्लिंग में होता है। पुरुष जाति का बोध करवाता है वो पुल्लिंग में इसका प्रयोग होगा, स्त्री जाति का बोध करवाता है वो स्त्रीलिंग होगा। वचन कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक व्यक्ति विशेष का बोध करवाए वो एक वचन होता है, और एक से अधिक वस्तु विशेष का बोध करवाए वो बहुवचन होता है, एक वचन और बहुवचन। अब चलते हैं क्रिया का प्रयोग। क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर, कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार होता है। ऊपर ही बता दिया आपको
तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का लिंग निर्धारण है वो कर्ता के अनुसार होता है, कर्ता और क्रिया के अनुसार होता है, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया के वचन का निर्धारण होता है। अब ये क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा, इसके अनुसार कर्ता के अनुसार होता है। अब हम चर्चा करते हैं कारक का। अर्थ की दृष्टि से अर्थ की दृष्टि और वाक्य के अनुसार इसका प्रयोग होता है। अर्थ की दृष्टि और वाक्य के अनुसार कारक का प्रयोग होता है। जैसा अर्थ चाहता है उसके अनुरूप और वाक्य के अनुरूप, वाक्य में किस चीज की आवश्यकता है, किस शब्द विशेष है उसके साथ संबंध बतलाया जा रहा है, उसके अनुसार इस कारक का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं वाक्य विशेष को लेकर के। जैसे लिखा हो राम खाना खाती है, अशुद्ध से शुद्ध बनाना है। ये वाक्य दिया मैंने, राम खाना खाती है, ये अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि यहां देखिए राम करता है और खाना जो क्रिया है, यहां ये करता है पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का है, और यहाँ क्रिया जो दे रखी है वो स्त्री जाति की है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो कर्ता और क्रिया दोनों में जो लिंग निर्धारण है वो एक जैसा होना चाहिए। इस वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे? राम खाना खाता, राम खाना खाता है। देखिए राम खाना खाता है, तो यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आ रही है। क्यों? क्योंकि वाक्य में कर्ता होता है वो प्रधान होता है, और जब कर्ता प्रधान होता है तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग। यदि कर्ता निष्क्रिय हो जाता है तो कर्म के अनुसार क्रिया आएगी। यदि कर्म है इस वाक्य में तो क्रिया कहेगी स्वतंत्र रहेगी, जैसे अपने वाक्य के अंदर पढ़े थे। दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ा, ये हमारे क्या है? सारे सारा कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार इसका क्रिया के लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण। अब देखिए राम ने पुस्तक पढ़ा, आपको बताया यहां कर्ता क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया, नेक अर्थ में। अब पुस्तक पढ़ा, यहां पुस्तक कर्म है उसके अनुसार क्रिया है, तो वाक्य क्या है? ये अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। अब इस वाक्य को शुद्ध कैसे किया जाएगा? क्या लिखेंगे? राम ने पुस्तक पढ़ी, क्योंकि पढ़ना पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द यहाँ है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे? राम ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ क्या है? कर्ता के साथ में ने का अक्षर लग गया, तो कर्ता क्या होगा? यहाँ निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय पढ़ी या पढ़ा भूतकालिक क्रिया होती है, ने का अक्षर लगते ही कर्म के अनुसार क्रिया आएगी, फिर कर्म के अनुसार क्रिया आएगी। तो यह राम ने पुस्तक पढ़ी आएगा, पढ़ा नहीं आएगा। पढ़ी आएगा, पढ़ा नहीं आएगा। उसी प्रकार सीता गाना गाता है, सीता गाना गाता है। यहां देखिए सीता करता है, इसके अंदर क्या है? सीता करता है इसके अंदर। सीता स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, और यहां गाता है ये क्रिया है। कौन से? क्रिया। अब देखिए क्रिया क्या है? कर्ता के अनुसार इसका प्रयोग किया जाएगा।
किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। तो गाता है जो क्रिया है वो क्या आनी चाहिए? सीता के अनुरूप। ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग क्रिया आएगी, ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग क्रिया आएगी। तो क्या लिखा गया शुद्ध वाक्य? ये तो हमारा अशुद्ध वाक्य क्या है? अशुद्ध। ये शुद्ध था, ये भी शुद्ध था। तो देखिए सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है। तो यहां क्या हुआ? गाती है आएगा, गाता है नहीं आएगा। नेक्स्ट बिंदु पे चर्चा करते हैं वचन के आधार पर परिवर्तन। वचन के आधार पर अशुद्ध वचन के आधार पर क्या है? वाक्य भी अशुद्ध होते हैं, उनको शुद्ध कैसे किया जाता है? जैसे लिखा हो वे घर जाता है, वे घर जाता है। आपको बताया मैंने कि क्रिया है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग हुआ, वचन शैली किसी प्रकार से। यहाँ वे घर जाता है तो वे यहाँ क्या दे रखा है? कर्ता दे रखा है, लेकिन है ये क्या? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। तो क्रिया भी कैसी आनी चाहिए? बहुवचन आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? बहुवचन आनी चाहिए। लेकिन ये क्या दे रखी है? एक वचन दे रखी है। क्या दे रखी है? एक वचन। इस क्रिया को हम परिवर्तित करके बहुवचन लिखेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ये था अशुद्ध। अब शुद्ध बनाएंगे, क्या लिखेंगे? वे घर जाते हैं। वाक्य नेक्स्ट लिखते हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये वाक्य अशुद्ध है। वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य। क्या है? अशुद्ध वाक्य। क्यों है अशुद्ध? वाक्य में कहीं आपको लगा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं ऐसा आपको प्रतीत नहीं होता कि ये वाक्य अशुद्ध क्यों है? लेकिन छोटी सी गलती है इसके अंदर, हल्की सी गलती है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, है नहीं होगा, है होगा। तो वाक्य का शुद्धिकरण क्या होगा? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये वाक्य देखिए, है और है में फर्क होता है और है दोनों में फर्क होता है। देखिए, है का प्रयोग होता है वो एक वचन के लिए होता है। किसके लिए? एक वचन के लिए। एक वचन करता है उसके लिए इसका है का प्रयोग होता है, और है का प्रयोग होता है वो हमेशा बहुवचन के लिए होता है। इसके लिए बहुवचन के लिए, एक वचन और बहुवचन। यदि दे रखा है एक वचन कर्ता दे रखा है तो है का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ता दे रखा है तो है का प्रयोग करेंगे। ये था हमारा नेक्स्ट वाक्य। राम और श्याम, राम और श्याम गाना गा रहा है। राम और श्याम गाना गा रहा है। यहां देखिए वाक्य में क्या देखा है? एक तो राम दे दिया, एक दे दिया श्याम। कर्ता यहां दो है, एक से अधिक है। जब कर्ता एक से अधिक होगा तो बहुवचन गिना जाएगा। किसमें? बहुवचन गिना जाएगा।
राम और श्याम इसके अंदर 2 करता है तो क्रिया किसके रूप में, बहुवचन के रूप में आएगी। जब बहुवचन के रूप में है तो इसका बहुवचन शुद्ध रूप माना जाएगा। कैसे, राम और श्याम गाना गा रहे हैं, लिखना है मत लिखे। यदि है लगा दिया फिर गलत हो जाएगा, बल्कि किसके रूप में, है के रूप में लिखा जाए। इसकी वृद्धि साथ में, क्योंकि एक से अधिक होता है वो बहुवचन में लिखा जाता है, और एक होगा तो एक वचन, एक से अधिक बहुवचन में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कारक के ऊपर। कैसे, पक्षी पेड़ से बैठे, पक्षी पेड़ से बैठे, ये क्या हमारे कारकीय परसर, उसकी चर्चा करते हैं। जैसा कारक लिखा गया उसके अनुरूप इस परसर का प्रयोग होना चाहिए। पक्षी पेड़ से बैठे हैं, पेड़ से नहीं होगा, क्या होगा, पेड़ से नहीं होगा। क्रिया का आधार होता है वो अधिकरण होता है, क्या होता है, अधिकरण। और अधिकरण में क्या होता है, में या पर का प्रयोग होता है, में या पर का प्रयोग होता है। किसका, में और पर, इसका प्रयोग होता है। जब कभी भी किसी चीज के अंदर कोई चीज हो तो वहां क्या होता है, में का प्रयोग होता है, और किसी के ऊपर स्तर पर हो तो वहां पर का प्रयोग होगा। ऊपर ऊपरी स्तर है उस पर हो तो वो क्या कहलाएगा, पर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अंदर विशेष हो उसके, यानी उसके आगोश में आच्छादित हो, वहां में का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पर का प्रयोग होगा, इसका होगा, पर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पक्षी, ये अशुद्ध था, अब शुद्ध क्या होगा, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, ये वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। क्यों है शुद्ध, क्योंकि यहां देखिए कि क्रिया का जो आधार होता है उसमें में या पर कारचिन्ह का प्रयोग होता है, में या पर है उस कारचिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहां देखिए, से तो अलग होने का अर्थ में है, सहायता के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। दूसरा वाक्य लिखते हैं, जैसे मेंढक पानी पर रहता है, ये हमारा वाक्य ऐसा क्या है, ऐसा। मेंढक पानी पर रहता है, तो यहां देखिए वाक्य क्या है, ऐसा। क्यों है ऐसा, आपको पता है जो अंदर की बात है ना, अंदर विशेष प्रवेश से रहना, पानी के अंदर जलीय विशेष होते हैं, वो में का प्रयोग किया जाएगा, न कि पर तो उत्कृष्ट है, विशेष प्रयोग। तो यहाँ क्या हो, मेंढक पानी में रहता है, मेंढक पानी में रहता है। देखिए स्थलीय और जलीय दोनों है, लेकिन जब पानी की बात करते हैं तो में का प्रयोग ही किया जाएगा। उसी प्रकार रवीना चाकू का फल काटती है, रवीना चाकू का फल काटती है, रवीना चाकू का फल काटती है, ये वाक्य क्या था, अशुद्ध, क्या था, अशुद्ध वाक्य। अब क्यों है, क्योंकि यहां देखिए रवीना चाकू का फल काटती है, फल काटने में हमेशा सहायता विशेष है उसकी ली, किसकी, चाकू की ली जाए। जहां सहायता ली जाती है वहां क्या है, से या अपने कैसे थे कर्ण कारक का प्रयोग होता है। किसका, कर्ण कारक का। फल काटना है उसकी सहायता ली जा रही है, किसकी, चाकू की। तो चाकू में हमेशा क्या आएगा, कर्ण कारक का प्रयोग किया जाए। तो कर्ण कारक का प्रयोग करेंगे तो शुद्ध वाक्य क्या हुआ, रवीना चाकू से फल काटती है, चाकू का फल नहीं काटती बल्कि चाकू से फल काटती है।
तो यहाँ जो कारकीय परसर्ग है इसकी गलती थी, इस कारण से इसमें सुधार करके हम क्या कर सकते हैं, से का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपने एग्जाम्पल में। सोहन का पुस्तक पढ़ता है। सोहन का पुस्तक पढ़ता है, वाक्य लिखा सोहन का पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ देखिए सोहन का पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ जो कारक चिन्ह प्रयोग किया गया का प्रयोग, वो वाक्य क्या है, अशुद्ध कर देता है। क्या कर देता है, अशुद्ध वाक्य बना देता है। कैसे, देखिए या तो इस कारक चिन्ह को हटा दीजिए, सोहन पुस्तक पढ़ता है ये लिखा जाएगा, या इस कारक चिन्ह में क्या कहते हैं, सोहन की पुस्तक पढ़ता है ये लगा सकते, तो वाक्य शुद्ध हो जाए। देखिए परसर्ग कारक चिन्ह का प्रयोग जरूर किया आपने, किसका, का या की का किया, तो आप का को या तो हटा दीजिए, सोहन पुस्तक पढ़ता है कि कारक को कर्ता बना दीजिए, का लिखा उसको हटा करके सोहन को कर्ता बना दीजिए, या फिर क्या कीजिए कि आप सोहन के साथ में की कारक चिन्ह का प्रयोग करके और संबंध बतला दीजिए, पुस्तक और सोहन के मध्य, पुस्तक और सोहन के मध्य संबंध बतला दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वो सोहन की पुस्तक पढ़ता है या सोहन पुस्तक पढ़ता है, या इसको हटा दीजिए या फिर इस कारक चिन्ह को लगा दीजिए, तो वाक्य क्या बन जाएगा, आपका शुद्ध बन जाएगा। उसी प्रकार पेड़ के द्वारा पत्ता गिरता है, पेड़ के द्वारा पत्ता गिरता है। यहां देखिए पेड़ के द्वारा, किसी के द्वारा कोई क्रिया नहीं, यहाँ पेड़ से पत्ता गिरता, पेड़ खुद नहीं गिर रहा बल्कि पत्ता खुद गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, के द्वारा जो प्रयोग किया गया है, के द्वारा जो प्रयोग किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, इसका से का प्रयोग हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग होने के अर्थ में हमेशा क्या होगा, अपादान का, अपादान कारक का प्रयोग होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर वाक्य के शुद्धिकरण से संबंधित टॉपिक है उसकी चर्चा आगे करेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।